चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये ट्रेड यूनियन की थर्ड एंड लास्ट वीडियो है। 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं, नहीं देखे देख लीजिए तभी आपको समझ में आएगा। आज में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आज का जो एजेंडा है वो ये है कि ट्रेड यूनियन की क्राइटेरिया क्या होते हैं, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करना होता है। दूसरा कौन-कौन से इसमें इम्पोर्टेंट ट्रेड यूनियंस हैं और तीसरा ये इसका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन कैसा हुआ है, कौन-कौन सी मेजर चीज़ें, इवेंट्स रही हैं। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें, देखिए किसी भी ट्रेड यूनियन को अगर रिकॉग्निशन चाहिए सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, CTUO से, तो उसकी 2 कंडीशन यहाँ पर मेंशन की गई है। पहले तो ये समझ लीजिए कि इसकी क्राइटेरिया कौन लीड करता है। सो इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये मंत्रालय है, ये करता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, ऑफ कोर्स इतनी जानकारी है ही। तो इसमें 2 कंडीशन डाली हुई है इन्होंने। ये बोला है कि अगर आप सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहते हो, तो आपको कम से कम 4 स्टेट्स में प्रेजेंस चाहिए। सबसे पहली बात ये है। तो इससे पहला आता है ज्योग्राफिकल स्प्रेड, मतलब मस्ट हैव एफिलिएट्स स्प्रेड अक्रॉस एटलीस्ट 4 स्टेट टू इंश्योर नेशनल रिप्रेजेंटेशन। 4 स्टेट में चाहिए। दूसरा ये है कि मस्ट ऑपरेट इन एटलीस्ट 4 डिफरेंट इंडस्ट्रीज टू डिमॉन्स्ट्रेट सेक्टोरल डाइवर्सिटी। और ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ जैसे स्टील का बोल दिया या कोल का बोल दिया, नहीं, कम से कम 4 डिफरेंट, मतलब 4 डिफरेंट इंडस्ट्रीज में आपको रिप्रेजेंटेशन चाहिए। ठीक है? सो मस्ट ऑपरेट इन एटलीस्ट 4 डिफरेंट इंडस्ट्रीज टू डिमॉन्स्ट्रेट सेक्टोरल डाइवर्सिटी, कि भाई आपके जो जो ट्रेड यूनियन बनाया गया है उसमें सेक्टर वाइज भी डाइवर्सिटी है। एट द सेम टाइम कम से कम 5 लोग मेंबर चाहिए। मतलब इतने लोग आपके जो ट्रेड यूनियन है उसमें मेंबर होने ही चाहिए। 5 लाख जो है, मतलब 0.5 मिलियन, वो कम से कम क्राइटेरिया है। ठीक है? सो मिनिमम ऑफ 5 लाख मेंबर्स रिक्वायर्ड टू CTO रिकॉग्निशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। ये जो है, एक तो ये सिंपल आ गया है, एक कंडीशन ये, दूसरी ये है। मतलब बोल सकते हैं कि सर ये 1 है, ये 2 है, 3 है, एक ही बात है। 4 स्टेट्स में 4 डिफरेंट स्टेट्स में मैंने एक काउंट कर लिया है। और दूसरी क्या है कि मिनिमम थ्रेशोल्ड है 5 लाख चाहिए। अब हम बात करते हैं कि मेजर जो ट्रेड यूनियन से कौन-कौन से हैं। पहला आता है AITUC। इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये 1920 में, 1920 में, आज से 105 साल पहले लगभग बॉम्बे में ये स्टार्ट किया गया था। पहले जो प्रेसिडेंट थे वो थे लाला लाजपत राय, एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट। इंडिया फर्स्ट नेशनल ट्रेड यूनियन, ये भारत की पहली ट्रेड यूनियन थी, नेशनल ट्रेड यूनियन। ठीक है? नेशनल लेवल पर। नाउ एसोसिएटेड विद द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। एक्चुअली क्या थी, कांग्रेस के और दोनों साथ में कर रहे थे इसमें काम। धीमे धीमे क्या होता है, क्लैश होना स्टार्ट हो जाता है कांग्रेस में और जो CPI थी। बाद में अल्टीमेटली वो अलग कर लेते हैं। तो CPI के थ्रू एक तरह से, मतलब जो इसकी जो आइडियोलॉजी है, ये एसोसिएट CPI से ही करती है, AITUC। ठीक है? इसकी बात करें, देखिए 3.6 मिलियन है, 36 लाख में वर्कर्स हैं फ्रॉम दी ऑर्गेनाइज सेक्टर लाइक टेक्सटाइल है, इंजीनियरिंग है, कोल है, स्टील है, एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर लाइक बीडी, कंस्ट्रक्शन वर्कर एंड ऑल दिस थिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप इसका लोगो भी देखेंगे तो आपको दिखा जाएगा, राइट, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का ही है। ठीक है? फिर हम बात करते हैं कि भाई इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे। देखिए अगर मान लीजिए जो कम्युनिस्ट पार्टी की बात करेंगे, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वही आइडियोलॉजी इसी की रहेगी। ठीक है? जैसे बात करता है सोशलिस्ट स्टेट बनाने की, कि स्टेबलाइज अ सोशलिस्ट स्टेट इन इंडिया थ्रू पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स। ये कहता है कि भाई हम ऐसा नहीं करेंगे कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी बनाई जा रही, हम जो ये ट्रेड यूनियन ये बोलता है कि हम सोशलिस्ट स्टेट की डिफेंड करते हैं। दूसरा बात करता है नेशनलाइजेशन। सिंपल है, आप सोशलाइजेशन से भी जो कंसर्न कर सकते हैं, क्योंकि नेशनलाइजेशन उसी का ही पार्ट है। सोशलाइज एंड नेशनलाइज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूट एंड एक्सचेंज, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, और जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है जिनसे कुछ बनाया जा सकता है, उस पर अधिकार सरकार का होना चाहिए। सरकार का मतलब आम जनता का, एक तरीके से वर्कर्स राइट दिए जाने चाहिए। सेफगार्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, प्रेस की होनी चाहिए, एसोसिएशन की होनी चाहिए, एसोसिएशन बना पाए, असेंबली कर पाए, राइट टू स्ट्राइक भी होना चाहिए। भाई कोई चीज़ सही नहीं हो पा रही है, अगर बात मनवानी है तो राइट टू स्ट्राइक शुड बी देयर, और काम वर्कर होना चाहिए, राइट टू वर्क। सोशल जस्टिस के बारे में बात करता है। अगेन जो अगर आपको देखिए, अगर आपको कम्युनिस्ट पार्टी का बारे में जानकारी होगी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उससे आप समझ सकते हैं सोशलिस्ट, और सोशलिस्ट से भी तीनों आपस में मिले हुए हैं। सोशल जस्टिस, सो अबॉलिश प्रैक्टिस बेस्ड ऑन द कास्ट, क्रीड एंड कम्युनिटी। सब बराबर है भाई, कोई भी ऐसा नहीं है, कोई रिलीजन को खास रोल नहीं है, कोई रेस को रोल नहीं है, कोई इसके अंदर ये नहीं है कि कास्ट क्या है, क्रीड क्या है, कम्युनिटी, कोई मैटर नहीं करता। सब लोग बराबर है, इक्वल है। ठीक है? ये रहेगी इसके ऑब्जेक्टिव्स। फिर आती है हिंद मजदूर सभा। ये कब हुई थी? ये 1948 में, देश के आज़ाद होने के ही लगभग 1.25 साल बाद। ठीक है? दिसंबर 24, 25, 26, क्रिसमस डे के आसपास कुछ चल रहा था मतलब इनके बीच में एक क्या बोलेंगे उसको, कॉन्फ्रेंस हुई थी, और वहाँ जाके इसका निकला कि भाई हम बनानी चाहिए हिंद मजदूर सभा, HMS। यहाँ पर आपको याद रखना है कि RS
रोयकर, ठीक है। ये थे जो आर.एस. रोयकर जी थे, ये पहले प्रेसिडेंट थे। सो फ्री ट्रेड यूनियन, इनकी जो फिलॉसफी ये बोलती थी कि देखिए ट्रेड यूनियन अपने आप को एसोसिएट कर लेती हैं, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। उनका मानना था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था कि किसी भी ट्रेड यूनियन को पॉलिटिकल पार्टी मिसयूज करती है, तो मिसयूज करने से बचाना था। फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली फ्रॉम गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉय प्रेशर, और ऐसा काम कर रहा था मतलब एम्प्लॉयज की बात सुनने वाली थी, मतलब वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके ना सरकार की। अब बोलेंगे सरकार से क्या मतलब है, भाई अगर मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएट करती है, उसके उसमें रहती हैं, साथ रहती है, तो कहीं ना कहीं उनकी बात सुननी पड़ेगी। तो उनका मानना था कि नहीं भाई, जो ट्रेड यूनियंस है दे शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम दी पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। इंटरनेशनल टाइज हैं। सो ये जो पार्टी है हिंद मजदूर सभा है, ये इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फ्रंटेशन से एफिलिएट है, जो इसी के अंदर 170 मिलियन वर्कर्स हैं और लगभग 150 कंट्रीज में ये काम करती है, ठीक। तो ये चीज आती है हिंद मजदूर सभा। फिर आती है नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, INTUC। देखिए मैं बताता हूँ कि इसमें INTUC, एक तो आप इसको याद रखेंगे, और आज जो हमने पहले डिस्कस किया था दैट इज ऑल इंडिया, ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये देखो नाम सेम से लिखते हैं, ठीक है। मतलब मैं लिखूं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ये आ गया। अब ये आ गया। तो देखिए इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये जो पार्टी है ये कांग्रेस की है, मतलब कांग्रेस के थ्रू पूरा पूरा काम रहता है। हुआ क्या था 1947 में कांग्रेस को रियलाइज हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, कि यार ट्रेड जो वर्कर्स है उसकी विंग होनी चाहिए। सो इसमें क्या था, पॉलिटिकल फंक्शन क्या था, ट्रेड यूनियन विंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टेबलाइज इन मई 1947। तो आप समझ सकते हैं देश की आज़ादी के बाद, नोट एक्चुअली बाद नहीं कह सकते, 15 अगस्त को हुई थी, लेकिन डिसाइड पहला हो गया था। तो उस टाइम कांग्रेस ने काफी सारा काम फॉलो स्टार्ट कर दिया था। तो आप देख सकते हैं 1947 और 1920 में, 1920 या 1947, गाइड बाय दी गांधीयन सर्वोदय फिलोसफी। सर्वोदय का मतलब ट्रस्टीशिप की बात करते हैं वे, कि भाई कोई भी जो मालिक है एक्चुअली मालिक नहीं है, उसको क्या करना चाहिए कि जितना उसका खर्चा होता है उसको बचा के एक समझदारी वाला पैसे लेके बाकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। दिस इज कॉल्ड एज ए ट्रस्टीशिप, ठीक है। और उसकी बात नहीं करते, वो ट्रस्टीशिप की बात करते हैं। सो इट वाज गांधीयन सर्वोदय फिलोसफी, ठीक है। इसको आप चाहें तो बाद थोड़ा और पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, बाकी जीएस क्वेश्चन बन सकता है। इसमें क्या होता है, इंटरनेशनल कॉग्निशन क्या है, ये ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सो 1949 से ये एसोसिएट है, और 3.9 मिलियन इसमें वर्कर्स हैं एज ऑफ 2002। बहुत पुराना डेटा है, बट ये चीज़ है। फोकस इज ऑन ट्रांसफॉर्म बिलीफ विद चेंजिंग टाइम टू टैकल कंटेम्प्रेरी वर्कर्स इश्यूज। अब मैं आपसे बात करता हूँ, देखिए अगर मान लीजिए एग्जाम बच्चे कंफ्यूज आते हैं, सर ये आ गए या फिर ये आ सकता है। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, मैंने क्या कर रखा है, मैंने IN से मैंने याद कर रखा है इंडिपेंडेंस, कि भाई याद रख लो, सिंपल है कि अगर इसमें IN आ गया ना स्टार्टिंग में, इंटरनेशनल आ गया, तो इसके अंदर आ गया कि इंटरनेशनल ये है, और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो है ये आपकी 1920 वाली आ गई, ठीक है। मतलब और तरीके से भी कर सकते हैं, मैंने आपको उसे बता दिया कि मेरा तरीका ये है। फिर आता भारतीय मजदूर संघ, BMS। ये जब होता है कि 1955 की बात है। ये क्या थी कि फाउंडेड इन जुलाई 1955 अंडर दी दत्तोपंत थेगदी, दत्तोपंत जी थेंगडी। इनका नाम याद, देखिए नाम लीडर के पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। बिल्ड फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल विदाउट स्प्लिटिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग यूनियन। ये अच्छी बात ये है कि भारतीय मजदूर संघ की ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसने जो बनी थी ना, ये ग्रास रूट लेवल पर काम करके बनी थी। ये ऐसा नहीं कि पोलिटिकल पार्टी ने बना दिया फिर उसे मर्ज हो गई या फिर डिवाइड हो गया, डिवीजन हो गया, ऐसे पार्टी नहीं बनी थी ये। इन लोगों ने लोकल ग्राउंड लेवल पर काम किया, लोग इकट्ठा किया, उसके बाद ट्रेड यूनियन बनाई। सो नॉन पॉलिटिकल इन नेचर है, कोई ऐसे पॉलिटिकल नहीं कह सकते। डज नॉट बिलीव इन क्लास कंसेप्ट, तो कोई ऐसा नहीं कहता कि कैपिटलिस्ट क्लास है वर्किंग क्लास है, सब बराबर बात करते हैं। और अगर आप बात करना चाहते हैं तो जनसंघ से ही एफ एसोसिएट करती थी। मतलब जनसंघ क्या है कि बीजेपी ही पार्टी है, बीजेपी की जो करेंट पार्टी थी वो चाहिए। सो करंट स्टेटस क्या है, इसका है लगभग 62 लाख। अब समझ सकते हैं ये सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन इंडिया की स्पेशल। सो प्रेजेंस अक्रॉस ऑल इंडियन स्टेट्स विद 5000 प्लस एफिलिएट यूनियंस, और छोटे मोटे मिलाकर 5000 से ज्यादा छोटे यूनियंस भी हैं, ठीक है, याद रहेगा। फिर आता है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, सेवा, SEWA, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट 1972 में बनाई गई थी, और इला भट्ट जी जो थी ये इनकी लीडर थी, ठीक है। फाउंडेड इन 1972 बाई एलावट ग्रो फ्रॉम द टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन अहमदाबाद। इसी आती है। यहाँ पर क्या थे, ये गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स हैं, सत्य अहिंसा सर और सर्वधर्म और खादी, इन सब चीज बात करती है। यहाँ पर सब मेन फोकस क्या है, ये वुमेन ने बनाई थी, और मेन फोकस जो था सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स का ही था। सो मिलियन वुमेन मेंबर्स हैं,
और इसकी जो फीस रखी गई है 5 रुपए साल की रखी गई है, क्योंकि यहाँ पर जो काम करने वाले जो आती हैं वुमेन्स, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हैं। अब उनसे 2,000 5,000 नहीं ले सकते, सिर्फ 5 रुपये रखिए नाम की, जिससे कि बाकी लोग या बाकी वुमेन्स हैं, टू बी मोर एक्यूरेट, और जुड़ जाएं और कोई भी उनके इश्यूज होते हैं उसके बारे में बात कर पाएँ। ठीक है। फिर आते हैं देखिए यूनियन मेंबरशिप वेरिफिकेशन। अब ये तो समझ में आता है कि बहुत सारे हमने बात कर ली है। ऐसे में क्या होता है कि मेंबर्स हैं, इसके वेरिफिकेशन के लिए क्या होता है, उसको बोलते हैं जनरल वेरिफिकेशन प्रोसेस, जीवीपी। जीवीपी जनरल वेरिफिकेशन प्रोसेस कौन करता है? चीफ लेबर कमिश्नर करता है, तो यही आता है। ठीक है। और सीडीयू को भी रिप्रेजेंट करता है। नेशनल की बात करें, इंटरनेशनल, जब भी कुछ फॉरम्स होते हैं इस पर करता है। यहाँ पर आपको जो याद रखना है, इसका 3 बार ये कन्वर्ट किया जाएगा, 1980s में, 1989 में और 2002 में। मतलब 1980 में पहली बार, 1989 में दूसरी बार और 2002 में तीसरी बार। पहली बार, दूसरी बार, 3 बार सर्वे हुआ है। इसकी जो रिपोर्ट आई थी 1985 में, 5 साल के बाद आ गई थी। इसकी जो रिपोर्ट आई थी 1989 की जो रिपोर्ट थी, ये आई थी 96 में। तो 6 और एक 7 साल बाद, ये 5 साल बाद, और 2006 जो रिपोर्ट आई थी आई 2008, ये 6 साल बाद। मतलब 5-6 साल लगभग इतने साल लगे थे हैं पब्लिक डोमेन में आने के लिए। ठीक है। तो 92 हुआ और 1985 में आने रिपोर्ट आने 5 साल लगे, फिर 7 साल, फिर 6 साल लगे। आपको याद रखना हो, ये याद रखना 3 बार ये जनरल वेरिफिकेशन प्रोसेस हुआ है। अगर हम बात करते हैं अभी की, मतलब अभी का मतलब 2002, उसके बाद को हुआ ही नहीं है। 2002 की बात करें तो भारतीय मजदूर संघ की जो मेंबरशिप है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, याद रहेगा। उस ठीक काम करिए। ठीक है। सो भारतीय मजदूर, ये वाला। ठीक है। चलो समझ में नहीं आ रहा है, खैर आप इसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो भारतीय मजदूर जो संघ है, अगेन 1955 में, और जो दत्तापंथी थंगदी जो थे, जिनके फाउंडर थे, ये जिनकी सबसे ज़्यादा मेंबरशिप आपको देखने को मिलेगी। मैंने बताया था लगभग 62 लाख के आसपास। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि मेजर प्रॉब्लम्स क्या-क्या हैं ट्रेड यूनियंस की, देखिए पहले तो फ्रेगमेंटेशन। ये होता क्या है कि ट्रेड यूनियन बनाई जाती है, उनके बहुत सारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं लीडर के हिसाब से, लीडरशिप इश्यूज आते हैं कि आपस में क्लैश होना स्टार्ट हो जाता है। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि जो ट्रेड यूनियन जिस कंपनी बनाया गया था वही वीक हो जाती है। सो पहला तो जो इशू आता होता है फ्रेगमेंटेशन का। फिर आता है नो रिकॉग्निशन प्रोसेस। मतलब क्या है, सिर्फ 6 ही स्टेट्स ऐसे हैं इंडिया के जहाँ पर प्रॉपर तरीके का प्रोसेस बताया गया है, और बाकी वो है नहीं रिकॉग्निशन प्रोसेस ही। मतलब क्या है, ओनली 6 स्टेट्स हैव रिकॉग्नाइज्ड प्रोसीजर्स, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल। इसको थोड़ा-सा याद कर लीजिएगा, बाई चांस क्वेश्चन अगर पूछ लें आपसे कौन से स्टेट में है। अगर आप देखेंगे तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पहले गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है। मतलब अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो ये आज मेरा स्टाइलस चल ही नहीं रहा है एक्चुअली ये। अभी लिखूँगा तो मैं फिर दिक्कत कर रहा है ये। सो यहाँ पर क्या है देखिए, पहले गुजरात आएगा, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश। ठीक है? फिर वेस्ट बंगाल, तो चलो वो लाइन से ही आते हैं, आंध्र प्रदेश की लाइन से ही है, तो महाराष्ट्र आते हैं, ऐसा कर सकते हैं। मतलब कि आप ऐसा कर लो मैप के अंदर कि सेंट्रल लेवल पर जहाँ टोक्यो कैंसर पास होता है, उसी के आसपास जो स्टेट्स हैं ये। तो कभी-कभी क्या होता है, हम लोग ईज़िली इनको एलिमिनेट कर पाते हैं, बाकी याद कर लेंगे और अच्छा रहेगा। फिर एक नया इश्यू आता है कि मल्टीपल यूनियंस हैं। अब होता क्या है कि एक यूनियन भी है, उसके ऊपर दूसरी यूनियन भी है, उन दोनों के जो कंसर्न है, जो उनके जो डोमेन है, वो आपस में ओवरलैप करता है। तो दिस इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द यूनियन। सो 7 वर्कर्स कैन फॉर्म अ यूनियन। अब सोच के देखो, ये बोला गया है कि भई अगर 7 लोग होंगे, तो अपना वो ये जो 7 जो मेंबर्स हैं, वो अपना यूनियन को ओपन कर सकते हैं। तो ये चीज़ होती है, सोच के देखो, 7 लोग कहीं भी इकट्ठे हो जाते हैं कि हमारा भी यूनियन ये रहा, हमारा भी यूनियन ये रहा, तो बहुत सारे यूनियन हो सकते हैं। तो ठीक है, फाइनेंशियल वीकनेस है। भई अब क्या होता है कि मेंबरशिप लो रखी जाती है खासकर, तो अगर महँगी रख देंगे तो नुकसान क्या होगा, कोई जॉइन नहीं करेगा। लो रखेंगे तो खर्चा नहीं चल पाएगा। अच्छा होता क्या है नॉर्मली कि जो छोटे यूनियंस होते हैं वो एफिलिएट करती है अपने आप को बड़े यूनियन से, कि वहाँ से पैसे मिल जाएँगे। लेकिन बात वही आती है, फिर छोटे उनको फ़ायदा क्या हुआ अगर आपको सेम बात ही करनी है। सो लो मेंबरशिप होती है, वेज कंस्ट्रेंट्स होते हैं, पेमेंट डिफ़ॉल्ट कर जाता है, क्रेडिट डिपेंडेंसी ऑन दी पॉलिटिकल पार्टीज़। मान लीजिए को पैसे मिल नहीं रहे हैं तो ठीक है, जो पैट्रोनेज करता है वहाँ से पैसे मिल जाते हैं। फिर अल्टीमेटली अगर मान लीजिए एक्स वाई जेड एक यूनियन है, उसने एबीसी ग्रुप को एफिलिएट कर रखा है, वहाँ से पैसे ले रहा है। ठीक है, तो एबीसी के बारे में बात करेगा, उसके बारे में किसी बोलेगा ही नहीं हो। तो कहीं न कहीं फिर अल्टीमेटली ओवरऑल जो पर्पज़ रहता है वो खत्म होता हुआ दिखता है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक आता है लीडरशिप चैलेंजेस की।
देखिए 2 चीज़ समझिए कि लीडरशिप चैलेंजेस में 2 तरह के लीडर्स होते हैं। भाई एक ट्रेड यूनियन बनाया गया है तो लीडर कौन हो सकता है? एक हो सकता है इंटरनल, एक हो सकता है एक्सटर्नल, ठीक है? एक्सटर्नल का नाम से क्लियर है कि भई एक ऐसा पर्सन जो ट्रेड यूनियन में काम नहीं करता, वो वर्कर नहीं है लेकिन बाहर से आया है, उसको बोलेंगे हम लोग एक्सटर्नल लीडर। एक हो सकता है इंटरनल लीडर कि भाई अपने ही वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनसे एक लीडर को बना दिया। दोनों का ही पॉजिटिव है, दोनों का ही नेगेटिव है। मतलब अगर हम बात करें एक्सटर्नल लीडर की, तो जो एक्सटर्नल लीडर होगा उसको क्या होगा, बाहर की इंडस्ट्री का ज़्यादा पता होगा बिकॉज़ लेबर तो है नहीं, इसमें काम तो नहीं करता है। वो मल्टीपल इंडस्ट्री को देखता है, काम करता है। उसकी पॉलिटिकल पार्टी से अच्छी खासी पता होता है, जानकारी होती है, बार्गेनिंग अच्छी कर सकता है। लेकिन नुकसान क्या है उसका? उसको पता नहीं एक्चुअली इसकी जो मेन ट्रेड यूनियन है बिकॉज़ उसमें काम नहीं करता, उसको जिसमें काम करा नहीं है, उसने रहा नहीं है, तो उसकी जो रियल प्रॉब्लम्स है उसको पता नहीं चलेंगी। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया एक्सटर्नल लीडर का। ऐसे ही इंटरनल लीडर क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि वन जो होता है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है, उसे पता है कि जो एक्चुअली ट्रेड यूनियन की जो काम करने वाले हैं, उनकी मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं। ठीक है? वो जानता है कि वर्कर से बात कर सकता है, वर्कर को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उसको ये फ़ायदा होता है। लेकिन ये चीज़ होती है उनकी, उसका नुकसान क्या है भाई, ये वर्कर वर्कर है, वो पॉलिटिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। मतलब उसकी जो पॉलिसी है, इन्फ्लुएंस काफ़ी कम कर पाता है। ठीक है? तो ये चीज़ आती है। तो लीडरशिप चैलेंज भी ये देखने को मिलते हैं। फिर हम नया टॉपिक देखते हैं कि वुमेन्स इन ट्रेड यूनियंस। देखिए जितनी वुमेन्स हैं जो ट्रेड यूनियन में काम करती हैं, जो मतलब काम के मतलब जिन लोगों ने मेंबरशिप ले रखी है, उसमें से लगभग 96% जो वुमेन्स होती हैं, वो इन्फॉर्मल सेक्टर से आती हैं। सो वुमेन प्रेडोमिनेटली वर्क इन इन्फॉर्मल सेक्टर विद लोअर वेजेस एंड अनक्लियर एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। पैसे भी कम लगते हैं और उनको पता नहीं होता रोल क्या है, ठीक है? यहाँ पर आपको 3 लीडर्स का नाम याद रखना है, जिन्होंने वुमेन्स के लिए अच्छा खासा काम किया है। पहला आता है अनुसुईया बैन। सो अनुसुईया बैन, ठीक है? ANUSUIY अनुसुईया बैन। ये क्या है, कैलिको मिल की और वो थी ट्रेड यूनियन की ये लीडर रही हैं, ठीक है? सो याद रखेंगे। दूसरा आता है एला बेन, जिन्होंने थोड़ी पहले बात करी थी। तो ये जो थी बेन मतलब बहन, ठीक है? तो एला भटजी थी, तो वो थी सेवा की, ठीक है? तीसरा याद रखना कि जया अरुणाचलम, ये वर्कर्स वुमेन फोरम के WWF वर्कर्स वुमेन्स फोरम में शायद कर लीजिए, ठीक है? जया अरुणाचलम, तो ये तीनों को याद रखना है। अब हम बात करते हैं वुमेन्स को चैलेंज कहाँ पर देखने को मिलते हैं। भाई वर्क रेस्ट्रिक्शंस हैं, काम की बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस रहती है, किस टाइम आना है, किस टाइम जाना है, बच्चों को घर का सँभालना होता है, कौन-सी फील्ड में काम कर सकती हैं, वर्क रेस्ट्रिक्शंस है, किसी इंडस्ट्री में काम कर सकती हैं। फैमिलीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, घर के बच्चों को सँभालना है, हस्बैंड को देखना है, खाना-पीना बनाना, साफ-सफाई करनी है। उम्मीद तो यही करते हैं ना वुमेन से कि ये तो काम आना ही चाहिए आपको, उसके बाद बाहर से करना है तो अलग करो एक्स्ट्रा। ठीक है? सोशो कल्चरल इनहिबिशंस होती हैं, किसी कल्चर में अलाउड नहीं होता, सोसाइटी ये एक्सेप्ट नहीं करती है, लेट नाइट काम करना, आना-जाना, सिक्योरिटी इश्यूज़ रहते हैं। मेल डोमिनेटिंग कल्चर है, हर जगह एक्सप्लॉइटेशन चल रही होती है, चाहे काम की हो या उनको रेपुटेशन की बात हो या फिर उनको अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, कहीं न कहीं मेल डोमिनेटिंग कल्चर है। सब कॉन्ट्रैक्टिव प्रैक्टिसेज़ होती हैं। सब कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब क्या होता है, मैंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भाई ये काम आपको करना है, उसने क्या करा, लेट्स से मैंने कुछ बोला कि आपको ये घर बनाना है। ये एक मान लीजिए स्टूडियो बनाना है, तो उसने बोला ठीक है मैं 5 लाख में आपका स्टूडियो बना दूँगा। तो मैंने उसको 5 लाख दे दिए, बट उसने क्या करा, किसी और को उसने काम पकड़ा दिया 2 लाख रुपए में। उसने बोला भाई ये काम करना 2 लाख, दैट्स कॉल्ड सब कॉन्ट्रैक्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट को सब डिवाइड कर दिया, राइट? तो उसको बोलते हैं, तो इसे देखने को मिलती हैं। तो ये हो गए इसके मेजर चैलेंजेज़। अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल इवोल्यूशन का। तो यहाँ पर आता है कि एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन की, सॉरी, यार थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है शायद। चलिए, तो यहाँ पर देखिए जो एम्प्लॉयर्स हैं, मतलब जो प्रोवाइड करते हैं, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉयर्स की ऑर्गेनाइजेशन पहले से थी। मतलब वर्कर्स की तो बाद में आई, लेकिन एम्प्लॉयर्स जो ऑर्गेनाइजेशंस थी पहले देखने को मिलती हैं। पहला आता है 1833 में फर्स्ट चैम्बर बनाया जाता है। ये इंग्लिश बिज़नेसमैन ने बनाया था कोलकाता में। सो 1833 में कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स एस्टेब्लिश्ड बाय द इंग्लिश बिज़नेसमैन इन कोलकाता। फिर उसके लगभग 50 साल के आसपास, हाँ, नेटिव मर्चेंट चैम्बर ऑफ कनकोनाडा, तो ये बनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। ये नेटिव मर्चेंट्स वो था कि यहाँ के जो लोकल जो बिजनेसमैन थे उन्होंने अपना एक बनाया था 1885 में, ठीक है? आंध्र प्रदेश में बना था। ये आप याद रखेंगे बिकॉज इट वाज द फर्स्ट मेड बाय द इंडियंस 1885 में, ठीक है? पोमोसी टाइम की बात है 1885 में, ऐसे याद कर लीजिए। देखिए तरीका होता है याद करने का, अगर आपको ईयर याद नहीं रहेंगे लेकिन आप देखेंगे तो ऐसे याद कर सकते 1885 में कांग्रेस का था, तो कुछ भी तिकड़म लगा दो, हिस्ट्री बना लो, तो उससे क्या होगा कि आप उसको रेड कर पाओगे। ठीक है? भाई एक तरह से पॉलिटिकल पार्टी मतलब जब जैसे इन 1857 का आपने रिवोल्ट सुना होगा, 1885 में मेजर ऑर्गेनाइजेशन बनती है, जिसे बोलते हैं इंडियन कांग्रेस। ऐसे बना दीजिए कि उन्होंने वो इंप्रूव बना दी अपनी, तो ऐसे याद रहेगा फर्स्ट इंडियन चैम्बर। फिर उसके बाद 2 साल के बाद बनता है बंगाल चैम्बर बनता है। सो बंगाल नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एस्टेब्लिश्ड ऑफ कोलकाता, ठीक है? ये बन जाता है। और 1956 में देश के आज़ाद होने के 9 साल के बाद अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनती है, ठीक है? ये एफआई एंड एआईओई, अभी बात करेंगे इसके बारे में।
अब हम बात करते हैं मेजर एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हैं। देखिए एसोचैम है 920 में है, तो एसोचैम और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन ये एक साथ बनी हुई है एस 1920 में। तो ज्यादा लोग नहीं है, 2 लाख के आसपास 2 मिलियन कंपनी मेंबर्स हैं। इस सोचो एसोचैम के अंदर 2 लाख कंपनी रजिस्टर्ड है। प्रमोट ट्रेड एंड इनहेंस कॉम्पिटिटिवनेस थ्रू एक्सपर्ट एडवाइस एंड वर्कशॉप, ठीक है। फिर आता फिक्की 1927 में बनी थी ये जीडी बिरला जी जो थे, ये इसके मतलब इन्होंने फाउंड किया था। और लार्जेस्ट अपेक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट प्रमोट्स ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, फिर क्या आ गया। फिर आता है ईएफआई एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये बना था 1933 में। ये तीनों आपको याद रखने 90 वाली स्टार्टिंग तीनों जो है एसोचैम, फिक्की एंड ईएफआई एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया 1933 में। डिफेंड एम्प्लॉयज इंटरेस्ट, ये काम करती है एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट को डिफेंड करती है। रिप्रेजेंटेड ट्रिपार्टी फॉरम्स मेंटेन हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशंस। और नेसोचैम है 1988 में, ये आईटीएन बीपीएम इंडस्ट्री एसोसिएशन है, फैसिलिटेट सॉफ्टवेयर ट्रेड, एस्टेब्लिश इंडिया एज इनोवेशन सेंटर। अब ये बात करते हैं सर इन नेसोचैम को बाद में क्यों बनाया गया। अरे भाई कंप्यूटर इंडस्ट्रीज है, सॉफ्टवेयर हैं, सर्विसेज हैं, तो बाद में आई थी 1990s में आई थी, 2 साल पहले बन गया 1988 में। मतलब ऐसे नहीं था 1990 में स्टार्ट हुआ था, उससे पहले बैकग्राउंड तो बन ही चुका था। तो ये सब चीजें काफी बाद में आई थी, तो 1988 बाद में आया था। बाकी तीनों जो है 1920, 20 में 7 ऐड करेंगे तो बनेगा ये फिक्की 1927 बन जाएगा। और उसके बाद आप 27 में आप 6 ऐड करोगे तो 1933 में बन जाएगा एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आता। फिर हम बात कर लेते हैं कि सेकंड नेशनल कमीशन की रिकमेंडेशन क्या रही है इसके प्रति ट्रेड यूनियन के बारे में जो है। देखिए ये बोला जाता है कि पहले तो मैं बात करें कि 7 लोग मिलकर एक ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। एक्चुअली जो सेकंड जो नेशनल कमीशन रिकमेंडेशन रही है, नेशनल कमीशन ऑन लेबर, जो मैंने वीडियो बनाकर डाली हुई, जाकर देख सकते हैं आप उसका भी। उसमें ये रिकमेंड किया गया कि कम से कम किसी भी इंडस्ट्री में अगर ट्रेड यूनियन बनाना है तो 10% मेंबर्स जो हैं वो होने चाहिए। मतलब जो वर्कर्स हैं उनकी 10% मेंबरशिप होनी चाहिए। अगर किसी इंडस्ट्री में 1000 लोग काम करते हैं, 100 लोग कम से कम इकट्ठे होने चाहिए, तभी ट्रेड यूनियन बनाया जा सकता है। फिर चेक ऑफ सिस्टम, इसमें ये होता है कि इसमें कि किसी भी इंडस्ट्री में अगर 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो उसमें क्या हो सकता है। चेक ऑफ सिस्टम क्या है कि एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयर है, लेट्स से 10,000 की सैलरी है, किसी को 10,000 रुपये देता है, तो 500 रुपये निकाल रख सकता है, मतलब मेंबरशिप के लिए किसी ट्रेड यूनियन के लिए। क्योंकि अब ट्रेड यूनियन उसको पैसे पूरे दे दिए आपने, तो मेंबरशिप ज्वाइन कर भी सकता है, नहीं भी करेगा। ये होता है यार 500 रुपये देने पड़ेगी। लेकिन आप उसको पैसे कम कर दो, पहले से काट कर दो, तो ट्रेड यूनियन ज्वाइन करेगा। दिस इज कॉल्ड एज अ चेक ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो ये बोला कंपलसरी फॉर एस्टेब्लिशमेंट विद 300 वर्कर्स रिकॉग्नाइज बेस्ड ऑन द सिस्टम। फ्री वाली बात की जाती है कि अगर आपने किसी भी ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज कर दिया गया तो 4 साल तक उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज कर दिया 10 दिन बाद हटा दिया, महीने बाद 1 साल बाद हटा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। 4 साल का दो टाइम दो जिससे कि अपने आपको ग्रो कर सके। फिर आता है नो कास्ट बेस्ड यूनियन, ये तो साफ सी वाली बात है कि बोला गया कास्ट बेस्ड और कास्ट बेस्ड यूनियन शैल नॉट बी अलाउड टू रजिस्टर। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई गेस कुछ सीखने को मिला होगा, तो कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलो। आप बहुत ही स्लोली ग्रो कर रहे हैं हम लोग, बट ठीक है चलो, जितने लोग हम इस वीडियो को देख रहे हैं, जो कर रहे हैं, रियली अप्रिशिएट योर टाइम। और आपका भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को सपोर्ट बनाए रखिए। ऐसा मत करना कि अनसब्सक्राइब कर दो। मैं ट्राई करूंगा कि वीडियोस आपको रेगुलर टाइम पर कुछ तो सिखाते रहूँगा जो मुझे आता है, ठीक है। चलो बाय बाय।